नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्गज नेताओं के एडजस्ट किए जाने पर। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के 16वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ये निर्विरोध निर्वाचन और नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा अध्यक्ष बनने की आखिर इतनी चर्चा क्यों है, और इसके अलावा उनके साथ जो राजनीति में थे मध्य प्रदेश में, अगर हम पिछले 30 साल 35 साल की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो 4 बार के मुख्यमंत्री होकर अब वो दिल्ली तरफ कूच कर रहे हैं और दक्षिण भारत में वो दौरे करेंगे। तो ये चीज़ें एक तरह से क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ हम जोड़ेंगे कि जो एक तरह का समूह था, एक ग्रुप था युवा मोर्चे का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और अविभाजित मध्य प्रदेश के वो 2 लीडर जो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे। दरअसल सभी सक्रिय हैं और सभी ने अपने अपनी राजनीति के हिसाब से अपने मुकाम और मंजिलें हासिल की है। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के पहले मध्य प्रदेश भाजपा के दोबारा अध्यक्ष रहे नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा उमा भारती से लेकर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान तक की कैबिनेट में वो मंत्री रहे। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए तब वो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए। ये एक तरह का संक्षिप्त सफर है जिसका जिक्र किया नरेंद्र सिंह तोमर का, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक गए और उसके बाद अब विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए विधायक का चुनाव लड़वाने के मामले में ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने ही नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे बढ़ाया था और उसके बाद वो विधायक बने और फिर इसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा पीछे। विधायक बने, मंत्री बने और सांसद बने, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे और अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि बाकी और जो दिग्गज लीडर हैं उनके साथ राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और छत्तीसगढ़ के अगर हम चर्चा करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। और उनको हमने जोड़ने की कोशिश की है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से नरेंद्र सिंह तोमर और ये सब दिग्गजों को जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर के पत्रकार, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जयंत तोमर जी, और हमारे पत्रकार साथी स्टूडियो में मौजूद हैं योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं राजेश जी? जी नमस्कार जी। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे भी हम करना चाह रहे हैं क्योंकि जो राजनीति का समय नरेंद्र सिंह तोमर का मध्य प्रदेश में रहा है, लगभग पत्रकारिता के दौर आपका भी उसी के दरमियान है। आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष तक किन हालातों में कैसे पहुंचे, क्या उनकी सरलता है, क्या उनकी खूबी है, क्या खामी है, और उसके बाद हम फिर प्रहलाद सिंह पटेल पर, कैलाश विजय पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर इन दिग्गजों का मध्य प्रदेश में क्या भविष्य आप देखते हैं। क्या वो जो वर्तमान सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनेंगे या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनेंगे, या कुछ और योजना आयोग की हम बात करें उसके उपाध्यक्ष बन सकते हैं मध्य प्रदेश में। आपका इसमें क्या सोचना है? बड़ी दिलचस्प आपने डिबेट जो जिस विषय पर रखी है राघवेंद्र जी, बड़ा दिलचस्प बना दिया है आपने इसको। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि ये जितने नाम आपने बताए हैं ये एक ही कालखंड के लोग हैं, तमाम लोग, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, या ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे, सब पूरा 90 में ये सब लोगों का एक ग्रुप था। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जैसा आपने भी बताया है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया ने इनिशिएटिव लिया था और इनको 1993 में पहली बार टिकट मिला था जी। नरेंद्र सिंह तोमर की एक खासियत ये है कि बहुत कम बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। और उनकी जो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की जो एक रही है ना, सबको साथ लेकर के चलने की, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के बहुत काम आने वाली है।
और ये एक बीजेपी का या सारे दलों का, इसीलिए उनका जो इलेक्शन हुआ वो बड़ा निर्विरोध हुआ, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जी। और सारे लोगों ने एक मत से व्यक्त किया है कि वो सबको जो है साथ लेकर के सदन चलाएंगे। और इसका एक बड़ा संकट हो गया है, आप देखिए जी। कि सबको साथ लेकर के चलाने वाली जो एक कला होती है ना, वो नरेंद्र सिंह तोमर में कूट कूट के भरी हुई है। तो 1977 में मतलब जो है वो मोर्चा के, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे, मतलब जमीन से उठ करके और यहाँ तक का पूरा एक यात्रा रही है। और इनमें कमोबेश सभी लोगों की, इनमें जो भी नाम आपने गिनाए हैं सभी के साथ ये स्थिति है। और नरेंद्र सिंह तोमर खास करके जो है पूरे समन्वय के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं अभी तक, और आगे भी उनका यही रहने वाला है रोल, राघवेंद्र जी। जी दरअसल हम इसलिए भी ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये उस राजनीति की अंतिम पीढ़ी है जिसमें कुशवाहा ठाकरे का मध्य प्रदेश की राजनीति में जिक्र होता है और कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश भाजपा या जनता पार्टी या जनसंघ के पितृ पुरुष माने गए, और उनसे ये एक तरह से सीखे हैं, उनसे शिक्षित हैं, दीक्षित हैं। और अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये एक तरह से कुशवाहा ठाकरे, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा इनके कालखंड में तराशे गए हैं। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी है, प्रहलाद पटेल भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी है और शिवराज सिंह चौहान भी है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अब उसके बाद की जो पीढ़ी है, मुझे लगता है कि वो नई भाजपा की पीढ़ी होगी। और ये मुझे लगता है कि उस पीढ़ी के अंतिम चश्मो चिराग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, वो भी सबको साथ लेकर चलने में उनको महारत है, वो लोगों के दिलों की बात करते हैं। प्रहलाद पटेल का तो जो छिंदवाड़ा का चुनाव सबने देखा है, लोकसभा का, वो सबको साथ लेकर खाना बनाते थे, वहाँ बैठ के पूरी टीम के साथ गप्पे करते थे, भोजन बनाना, भोजन करना और साथ सबको लेकर चलना। तो इन सब की अपनी अपनी खासियतें थी, खूबी थी, जो मुझे लगता है कि अब नई पीढ़ी में अभी तो नज़र नहीं आ रही। जब वो पीढ़ी मेरे ख्याल से मुख्य धारा में आएगी तो शायद वो उसमें भी नज़र आएगी। लेकिन अभी तो जो पीढ़ी हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ और, मैं राजेश जी आपके पास एक चीज़ सवाल छोड़ कर जा रहा हूँ कि अब इस दौर में जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में गोपाल भार्गव जैसे जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाले मंत्रियों विधायकों में शामिल हैं, करण सिंह वर्मा की हम बात करें, जयंत मलैया की बात करें, सीतासरण शर्मा जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, आखिर अब इनका क्या भविष्य होने वाला, नागेंद्र सिंह नागौत की बात करें जो 82 साल के हो चुके हैं, तो ये भी आपकी चर्चा में अगर आएगा तो और बेहतर रहेगा। लेकिन मैं अभी पहुंच रहा हूँ जयंत जी के पास। जयंत तोमर जी, बहुत स्वागत है। इत्तेफाक है, ये संयोग है कि नरेंद्र सिंह तोमर आपके इलाके से आते हैं और आप उनके इलाके से आते हैं। क्या देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर में, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बनने का मतलब है कि वो सबको साथ लेकर चलने की उनमें खूबी है। मध्य प्रदेश भाजपा के वो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में बीजेपी सत्ता में आई है। इसके बाद भले ही उन्होंने लोकसभा क्षेत्र बदले हों, लेकिन वो हर बार चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे और पिछले 10 साल के 9 साल की बात करें तो मोदी सरकार में वो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और जो उनके 5-10 मुख्य केंद्रीय मंत्री में थे उसमें उनका नाम शामिल था। क्या देखते हैं कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा क्यों हो रही है? बाकी जो कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल हैं, और हम नरोत्तम मिश्रा को भी इसमें जोड़ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा भी उन लोगों में है जो जिनका वास्ता चंबल से है, ग्वालियर चंबल की हम राजनीति की बात करें। आपकी राय नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी टीम के बारे में? जी राघवेंद्र जी, आपने अपनी विस्तार से प्रकाश डाला है। नरेंद्र सिंह तोमर सन में जब ग्वालियर नगर निगम का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था जी, उस समय नरेंद्र सिंह तोमर और माया सिंह जी, ये दोनों ग्वालियर नगर निगम में पार्षद हुआ करते थे। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि राजमाता विजयराजे सिंधिया ने उनको आगे बढ़ाया भाजपा की राजनीति में। धीर सिंह तोमर दद्दू हुआ करते थे जो नरेंद्र सिंह तोमर की उंगली पकड़ के महल में ले गए और वहां से वो भारतीय जनता पार्टी में आए। धीर सिंह तोमर दद्दू तो पीछे रह गए, वो सिर्फ ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तक हो रहे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी बेटी अब आम आदमी पार्टी की राजनीति में, उनके परिवार की बेटी। तो इस तरह से हम देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर पहले व्यक्ति हैं जो महल से ऊपर जिनका कद गया। अन्यथा हम 40-50 वर्षों की राजनीति में जी महल से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों
राजनीति महल से चलती थी और महल के ऊपर कोई नहीं आ पाता था, चाहे कांग्रेस तो माधवराव सिंधिया और बीजेपी सत्ता में है तो विजय सिंधिया और उनके सिपह सालार। तो नरेंद्र सिंह तोमर का ये महत्व है कि ग्वालियर चंपारण की राजनीति में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उस कद को पीछे छोड़ा। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के वो अध्यक्ष बने हैं। ये निश्चित रूप से ठीक कहा आपने कि वो बहुत संयमित, मितभाषी और मृदुभाषी हैं जी। और इसी कारण वो इतने आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन अपनी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमा को अगर गिनाएं तो ये कि वो लोग मानते हैं कि उनके रहते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पाया। जो उनके सबसे नजदीक रहे वो भी उनको विधानसभा की टिकट बड़ी मुश्किल से ही वो भी नहीं मिल पाए हो। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें नरेंद्र सिंह तोमर की कोई गलती है। तो अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो बहुत ही व्यवहार कुशल, संयमित और धीरजवादी व्यक्ति हैं। जी देखिए, दरअसल जब वो एक बार यानी जब वो पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश सरकार में, उमा जी की सरकार थी, फिर बाबूलाल गौर जब सीएम बने तभी वो मंत्री थे और हम लोगों की उनसे अक्सर बातचीत होती थी। मैं इस बात को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब हमने कई बार उनसे पूछा कि आप एग्रेसिव फैसले क्यों नहीं करते, प्रशासन को बहुत कसिए, और कई बार जब बातचीत आती तो उसमें एक कदम आगे बढ़ के थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लीजिए। तब उन्होंने कई बार की चर्चाओं के बाद उन्होंने एक बात जो हमसे कही वो ये कि हम लोग दरअसल उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हम लोग अपनी मेहनत और पसीने से यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी सी भी एक गलती अगर हमसे हुई तो सांप सीढ़ी के खील की तरह हम सीधे 99 से नीचे 7 पर पहुँच जाएंगे। इसलिए वो बहुत संभल कर, उनकी जैसे आदत थी शुरू से, जो उनके बचपन के दोस्त वो बताते हैं कि वो कम बोला करते थे और उसके साथ साथ अगर कुछ विवाद भी होता था तो कई बार वो मुस्कुरा के उस बात को ख़त्म करते थे। बचपन से जो उनकी आदत थी, उस आदत ने उनको राजनीति में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करी, कम बोलने की और विवादों को मुस्कुराकर टालने की। मुझे लगता है कि ये जो उनकी पूंजी है, इसने बहुत सी जगह उनको विवादों से दूर रखा और उनकी स्वीकारता बढ़ाई, जिसे कहते हैं कि सर्व स्वीकार बन गया। और वो उसका एक तरह का आज की हम बात करें तो एक्सट्रीम है, वो उसका अतिरेक है कि वो विधानसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। योगीराज जी, दरअसल जो उन्होंने कहा कि हम अपने मेहनत और पसीने से यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई गॉडफादर नहीं है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आदमी को खुद के प्रति बहुत जिम्मेदार बनाती है और जिस पार्टी के लिए, जिस दायित्व के लिए काम करते हैं, उसके साथ भी वो खिलवाड़ करने से रोकती, क्योंकि उनको मालूम है कि एक चूक उनको नीचे फिसलन भरी राह पर ले जाएगी और फिर उसके बाद दोबारा वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन होगा। आपकी राय? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भाजपा के और संघ की जो संस्कारवान पीढ़ी जो निकली, उसके एक प्रमुख आधार स्तंभ नरेंद्र सिंह तोमर रहे। और मुझे ये बहुत इस बार नरेंद्र सिंह तोमर का जो चयन, मैं तो उनको उस श्रेणी के अध्यक्ष के रूप में देखता हूं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में 2-4 ही गुने चुने जो अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने सदन को अपने हिसाब से चलाया, चाहे वो श्रीनिवास तिवारी जी रहे हो, चाहे प्रोफेसर बजमोहन मिश्रा रहे हो, उसके पहले के भी 1-2 नाम जिनकी एक धाक थी सदन में, जिनकी बात सब मानते थे। और बहुत लंबे अंतराल के बाद कोई अध्यक्ष ऐसा मिला, इसमें ईश्वरदास रोहाणी का भी नाम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा अध्यक्ष मिला जो सर्वमान्य, जिसको सब लोग सम्मान देते हैं, सब उनकी बात को मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष की कुर्सी के लिए इनसे उपयुक्त कोई आदमी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जो अध्यक्ष का काम ही सबका सुनना है। और आज के दौर में जहाँ अध्यक्ष ही आरोपों में लपेटे जा रहे हैं, हमने देखा, थोड़े से ये थोड़ा विषयांतर्गत हो जाएगा, लेकिन अभी जो उपराष्ट्रपति हैं जो वहाँ राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, उनको लेकर कैसे कैसे लोगों ने टिप्पणी की। तो आज के दौर में अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वो उस पोस्ट पर ऐसा आदमी बहुत आवश्यक है कि इस तरह की टीका टिप्पणियां ना हो जिससे किसी भी प्रकार की संसद की गरिमा या विधानसभा की गरिमा को ठेस लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में एक और संकट है, वो संकट है सदन को चलाने का संकट। अभी हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से, एक तो सत्र लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं, फिर सत्र की जो विपक्ष का रवैया है, चाहे सत्ता पक्ष की एक्टिविटीज हो, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि सदन का संचालन बहुत कठिन हो जाता है और जो आवश्यक
चीज़ें हैं वो भी पीछे छूट जाती हैं, जो जनता के इश्यूज़ हैं वो भी पीछे छूट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो सकेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि विपक्ष को मौका देना, अक्सर आरोप यही लगते हैं अध्यक्ष के ऊपर के साहब, वो तो सत्ता पक्ष का होता, विपक्ष को मौका नहीं देता। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर इन सबसे ऊपर मुझे लगते हैं, क्योंकि उनके संबंध सत्ता पक्ष में जितने अच्छे हैं उतने ही विपक्ष के नेताओं से भी अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सदन की कार्रवाई के संचालन में एक इतिहास लिखा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यदि नरेंद्र सिंह तोमर की जैसी शैली हम देखते हैं, जिस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली है, तो सदन के लिए बहुत धीर गंभीर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के रूप में मिला है और एक अच्छी सदन की कार्रवाई का संचालन हम देखेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल आज बात भी हुई है सदन में, जो निकल कर आई सबसे खास ये कि कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि सदन की बैठकें घटती जा रही है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि सदन की बैठकों की संख्या बढ़नी चाहिए, और ये अगर सदन की बैठक बढ़ेंगी तो फिर हमें लगता है कि लोकतंत्र भी मजबूत होगा और फिर सरकार की दमक भी बढ़ेगी और प्रशासन पर भी सदन का एक रुआब फिर से पुनर्स्थापित होगा, जो पिछले दिनों घट गया था। राजेश जी इस बात से जरूर इत्तेफाक रहेंगे कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, हम 93 की बात कर रहे हैं, 1993 से 2003 तक की, तब सदन की लगभग 75 बैठकें हुआ करती थी एक साल में। और वो उस समय सरकारें जैसी भी काम करती हूँ, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते अधिकारियों में सदन का एक खौफ होता था। खौफ से मेरा तात्पर्य यह कि उनको डर होता था कि अगर सदन में कोई प्रश्न उठेगा तो फिर हमें उसका जवाब भी देना पड़ेगा और फिर गलत सही का भी उसमें एक तरह से प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो वो जो एक धाक थी सदन की, वो वापसी आएगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने आज कहा कि सदन में बैठकों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर विधायक हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को मिला लें, प्रहलाद पटेल की हम बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, अगर ये तीनों चारों लोग मिलकर काम करेंगे तो हमें लग रहा है कि सदन की गरिमा भी बहाल होगी, बेहतर होगी और सदन की बैठक की संख्या भी बढ़ेगी और इससे सरकार का रुतबा बढ़ेगा और सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। आपकी राय राजेश जी? निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, और इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर का जो चयन की तारीफ हो रही है या प्रशंसा की जा रही है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि वो सदन को जिस ढंग से चलाता जाया रहा है, मतलब इतिहास में, अतीत में, मतलब जो जैसा कि अभी हमारे एक वक्ता ने बताया, योगीराज जी ने, कि पहले जो नजीर रख के गए हैं लोग पुराने, उसी अंदाज में मुझे ऐसा लगता है कि चलाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो विधायी कार्य से ज्यादा तमाम काम होते हैं, लेकिन विधायी कार्य नहीं होता है, और मैंने ध्यानाकर्षण से लेकर तमाम विषयों पे जो है चर्चा होती ही नहीं है। और कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक, कानून जो है हाँ की जीत हुई और में जो है संपन्न हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार तो ये देखने में आता है कि एक दर्जन जो है विधेयक जो है पास हो जाते हैं, ये शोरगुल में पास हो जाते हैं। तो माने अभी तो बीते कुछ वर्षों से ये लगने लगा है, आप अगर ऊपर से चलेंगे देखेंगे और नीचे तक आएंगे कितनी गिरावट हुई है। और कैलाश विजयवर्गीय ने जो मुद्दा उठाया वो वाकई गंभीर है, कि जो आपने ठीक कहा कि दिग्विजय सिंह जी की रिजीम में जो है वो हाउस की बैठकें बड़ी जबरदस्त होती थी भाई, और जो इसीलिए इकबाल होता था। जो समितियां होती हैं, सदन की जो समितियां होती हैं, उनकी सुनवाई होती थी, ब्यूरोक्रेसी जो है चमक के रहती थी। लेकिन वो सारा जो इकबाल खत्म होता गया, उसमें गिरावट होती हुई। तो इसलिए लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तो उनके आने से मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसका इकबाल भी बुलंद होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और उसका कारण यही है कि आप इससे समझिए, मैं आपको एक बताऊं, थोड़ा रोचक है कि 1977 में पार्षद का चुनाव लड़े, ये इनको कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कांग्रेस जिस वार्ड से खड़े हुए, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। तो जिन सज्जन के मकान में ये किराए से रहते थे, कांग्रेस ने उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया और फिर उनसे ही कहा कि भाई इनसे मकान खाली करवा लो अपना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप भले ही टिकट मेरा वापस ले लो, मैं मकान खाली नहीं करवाऊंगा मैं नरेंद्र सिंह तोमर से। हालांकि वो मकान मालिक चुनाव हार गए थे और ये जीत गए थे चुनाव। तो नरेंद्र सिंह तोमर में जो खूबियां हैं वो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा में दिखलाई देंगी, मतलब, और सबको साथ लेकर के चलने वाली हैं वो। बिल्कुल। और
जो आपने और जो नाम गिनाए हैं जी उनका कहीं ना कहीं जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उनका इंतजाम भी पार्टी करेगी निश्चित रूप से। अब प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इनका भी गोपाल कहीं ना भार्गव कहीं। हैं, जयंत मलैया हैं, डॉक्टर सीतासरण शर्मा हैं, ये जो बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं। सीतासरण शर्मा और गिरीश गौतम तो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ साथ गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक हैं आज की तारीख में, सर्वाधिक चुनाव जीतने वाले। तो ये बहुत सारी बातें होंगी। हमें लगता है कि सदन में जो सदन की कार्रवाई के चलते एक तरह से अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स होती थी, जिसे हम तंत्र की बात करें, प्रशासन तंत्र की, उस पर भी थोड़ा सा दबाव बनेगा और जो कई बार मनमानी होती थी उस पर भी रोक लगेगी। कई बार तो ये खबरें भी आती थी कि प्रश्न बदलवा दिए जाते हैं, प्रश्न कुछ और लगते हैं, लेकिन जो मूल रूप से प्रश्न था वो गायब होकर इस तरह के गंभीर आरोप भी उस पिछले कार्यकाल में लगे हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर के बाद ये उम्मीद की जाती है कि इस तरह की कम से कम चीज़ें नहीं होंगी और वो गरिमा बहाल होगी जिसकी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जयंत जी, आपकी राय इस पूरे मामले में कि कम से कम सदन में जो नौकरशाही है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और जो गड़बड़ी करेंगे उनके मुद्दे अगर सदन में चर्चा पर आएंगे तो जरूर आसंदी की तरफ से ऐसी व्यवस्था होगी जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो सदन में प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी एक तरह का संरक्षण पहले से ज्यादा मिलेगा, ऐसा लगता है। जयंत जी, आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी संसदीय परंपराओं का पूरा ज्ञान रखते हैं। केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला और विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने बखूबी उन भूमिकाओं का निर्वहन उन्होंने किया है। सर्व स्वीकार्य हैं, मृदुभाषी हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो विधानसभा का जो समय है जिस पर चिंता व्यक्त की है वो समय निश्चित रूप से बढ़ेगा। सदन या विधानसभा या संसद बहस और संवाद के सदन होते हैं, हाँ ये परंपरा तो रहनी चाहिए, लेकिन ये जो बहिष्कार का सिलसिला है ये रुकना चाहिए और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र सिंह जी अपनी सूझबूझ से सदन को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। दरअसल योगी राज जी, अध्यक्ष का काम ही होता है कि चर्चा, किसी विषय पर चर्चा हो और चर्चा करने के लिए वो वैसा माहौल बनाए और अनुशासन भी रखें और उसमें सत्ता के साथ साथ प्रतिपक्ष को भी वो मौका दे, संरक्षण दे और प्रतिपक्ष की जो अराजकता की कई बार स्थिति बनती है उसको भी नियंत्रित करें, समझाकर कठोरता के साथ। ये सारी चीजें चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर में दिख रही हैं और वो उसका असर हमको देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है। आपकी राय? अब बहुत संक्षेप है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज और इंक्लूड होनी चाहिए कि देखिए, सदन में जो भी कार्रवाई होती है वो होती तो जनता के लिए है ना जी, लेकिन जनता का इंटरेस्ट बिल्कुल बचा ही नहीं सदन की कार्रवाई में। और क्यों नहीं बचा, उसके जिम्मेदार खुद माननीय सदस्य लोग हैं और उन पर लेकिन सदन का संचालन अगर ठीक से हो हाँ, तो फिर सदस्य भी उस पर चर्चा करते हैं। कई बार अगर संचालन दोषपूर्ण होता है, त्रुटिपूर्ण होता है, तो संचालन करने वाले भी सोचता है कि मामला जल्दी निपटे और कार्रवाई आगे बढ़े। अगर चर्चा ज्यादा होगी तो हमें लगता है कि जो दोषी अधिकारी हैं, सरकार का जो दोष है वो सुधरेगा और दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए सदन से भी निर्देश जारी होंगे। हमने कई बार देखा पिछले कार्यकालों में जो अच्छे अध्यक्ष रहे जी, वो आसंदी से व्यवस्था दे देते थे जनता के इश्यूज की कि आप जाइए और ऐसा वहां होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमने बहुत दिनों से देखा ही नहीं कि अध्यक्ष ने डायरेक्ट कोई एक्शन लिया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता के इश्यूज पर डायरेक्ट एक्शन भी देखने को मिलेगा। मंत्री करे न करे, सीधे अध्यक्ष निर्देश देंगे कि होना चाहिए बिल्कुल जनता के जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ नज़ारे हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा इसलिए भी क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, संसदीय ज्ञान भी है, प्रतिपक्ष को संरक्षण देंगे, सरकार को उत्तरदायी ठहराने की काम करेंगे और जिम्मेदारी के मामले में, अकाउंटेबिलिटी के मामले में जो सरकारी तंत्र है उसको भी अकाउंटेबल बनाएंगे। और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो आसंदी की तरफ से निर्देश भी होंगे जिसमें सरकार को नसीहत भी होगी और प्रतिपक्ष का संरक्षण भी होगा और जनता के मुद्दों को एक तरह से वो दरकिनार नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। राजेश चतुर्वेदी जी, आपका बहुत धन्यवाद। जयंत जी, आपका साधुवाद और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।